हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरनेशनल रिलेशन पे। देखिए, जो इंडियन ओशन रीजन है, जो हमारा इंडिया जहाँ पे सिचुएटेड है, तो जो इंडिया का रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते जा रहा है। इंडिया जो है इमर्ज कर रहा है एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। मतलब कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो आइलैंड कंट्रीज़ हो या जो कोस्टल कंट्रीज़ हो, उनके लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम करने लगा है इंडिया। तो समझते हैं इस पूरे आर्टिकल को। रिसेंटली क्या हुआ कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने प्रेज़ किया है इंडियाज़ कांस्टेंट विजिल इन प्रोटेक्टिंग इंडियन ओशन रीजन। मतलब चाहे वो ट्रेडिशनल थ्रेट्स हो या नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हो, इंडिया दोनों की तरफ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव विजिलेंट है और स्टेप्स ले रहा है। अगर हम देखें कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होता क्या है, जब हम ये टर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसे समझना पड़ेगा कि होता क्या है। तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब होता है कि एनहांसिंग म्यूचुअल सिक्योरिटी ऑफ मोर देन वन कंट्री। मतलब अपने सिक्योरिटी पे तो इंडिया ध्यान दे ही रहा है, साथ में बाकी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ या कोस्टल कंट्रीज़ है या आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके भी सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहा है। इसमें चार अलग अलग एक्टिविटीज़ आते हैं। पहला है कि कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब कि हम हमारी नेवी को तो स्ट्रॉन्ग कर ही रहे हैं, साथ में जो फॉरेन फोर्सेस हैं, चाहे वो सिविलियन हो या मिलिट्री, उनको भी ट्रेन कर रहे हैं, उनको भी तैयार कर रहे हैं। दूसरा है मिलिट्री डिप्लोमेसी। मिलिट्री डिप्लोमेसी मतलब कि हम मिलिट्री हमारे कंट्री की तरफ से जो डिग्नेटरीज़ हैं या जो आर्मी चीफ्स हैं वो मिलिट्री विजिट्स करते हैं, और साथ में एक्सरसाइजेज होते हैं जिसमें अलग अलग कंट्रीज साथ में आके प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तीसरा है मिलिट्री असिस्टेंस। मतलब कि जो कंट्रीज़ को चाहे वो आर्म्स हो या एम्यूनेशन हो या जैसे हेलीकॉप्टर्स हमने कई बार मालदीव्स को सप्लाई किया है, तो इस तरह से हम मिलिट्री असिस्टेंस भी देते हैं। तीसरा चौथा है कि डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। मतलब कि कई बार हम हेल्प करते हैं मिलिट्री को वहाँ डिप्लॉय करके भी। तो इस तरह से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह इंडिया काम कर रहा है। इंडियन ओशन रीजन में अगर हम देखें तो कई अलग अलग तरह के थ्रेट्स हैं। सिर्फ वो ट्रेडिशनल थ्रेट्स नहीं बल्कि नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी हैं, जैसे कि हो गया आपका पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, फिशिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्लाइमेट चेंज, आईयूयू यानी कि इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड माइग्रेशन हो गया या फिशिंग हो गया। तो इस तरह से कई सारे अलग अलग थ्रेट्स में इंडिया हेल्प कर रहा है। अगर हम देखें कि इंडिया जो है किस तरह से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले कर रहा है, तो आप इसमें जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो मेंशन करोगे। पहला है आपका इसमें सागर। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इंडियन रीजन, इसके थ्रू। दूसरा है आपका नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि हम अपने नेबरहुड जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका स्पेशली ध्यान देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर हम देते हैं ग्रेटर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, साथ में कोऑपरेशन अलग अलग एरियाज़ में, जैसे सिक्योरिटी हो गया, बॉर्डर हो गया, या फिर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हो गया। सागर पॉलिसी अगर हम देखें तो इसमें आपका इन्वॉल्व करता है ट्रस्ट और रेस्पेक्ट जनरेट करना। किसके लिए? तो इसमें आपका आएगा रूल्स, नॉर्म्स, साथ में पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। मतलब कन्फ्लिक्ट्स जो भी हैं इंडियन ओशन रीजन में उसको पीसफुली आपका रिजॉल्व करना। दूसरा है कि जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन। देखिए, इंडिया का जो पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा जियो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा रीजन है जहाँ पर 1/5 ऑफ द वर्ल्ड सी एरिया और जो इंडियन पेनिनसुला है उसका ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर एक्सटेंड करता है इस सी में। और हमें इस बात को समझना पड़ेगा, इंडिया जैसे देश को समझना पड़ेगा कि हम जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन में हैं और हमें इस पोजीशन को यूज़ करने की ज़रूरत है। तो ये इंडिया का पोजीशन ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन में है इंडियन ओशन के। बहुत मतलब कि जो इंडियन ओशन का जो चोक पॉइंट्स हैं सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन में, वहाँ पे इंडिया का प्रेजेंस है। तीसरा है जो हम हेल्प कर सकते हैं, जो हमारा रोल है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का, उसमें आपका आता है नेचुरल डिज़ास्टर एंड कैलेमिटीज़। नेचुरल डिज़ास्टर चाहे वो आपका साइक्लोन हो गया या सुनामी हो गया, तो इस तरह के जो भी डिज़ास्टर्स हैं, कैलेमिटीज़ हैं, उसमें हेल्प करता है इंडिया। चौथा है आपका इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हमारी इंडियन नेवी हेल्प करती है मैरीटाइम कोऑपरेशन के थ्रू, जो भी लिटरल स्टेट है इंडियन ओशन रीजन में उसका। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें, अगर इंडियन ओशन रीजन का सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए खुद क्या है, मतलब कि हम दूसरे के लिए तो हेल्प कर ही रहे हैं, लेकिन हमें भी इंडियन ओशन रीजन का पार्ट होने से हेल्प हो रहा है। जैसे कि ट्रेड,
इंडिया जो है ऑलमोस्ट अपना 70% जो ऑयल है वो इसी एरिया से इंपोर्ट करता है, मतलब सी से हम इंपोर्ट करते हैं। साथ में जो 90% जो इंडिया से इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी सी के थ्रू ही होता है। तो आप खुद समझ सकते हो कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है कि रिसोर्स, हमारे इंडियन ओशन के थ्रू हम बहुत सारे रिसोर्स भी गैदर कर रहे हैं। इसमें आपका फिशिंग हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, और साथ में इसके थ्रू ये जो रिसोर्स हैं और ये जो एरिया है इसके कारण हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पा रहे हैं हमारे यूथ के लिए। तो कोस्टल रीजन का अलग इम्पॉर्टेंस है हमारे लिए। तीसरा है कि काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस। देखिए, चाइना पे आप भरोसा नहीं कर सकते, और चाइना हमेशा एग्रेसिवली इंडियन ओशन में देखा गया है कि वो अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाना चाह रहा है। वो चाहे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो या डेप्थ डिप्लोमेसी हो चाइना का, तो चाइना हमेशा अपना फुटप्रिंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन में, और इंडिया इसके लिए तैयार है और एक्टिवली स्टेप्स भी ले रहा है। अब हम समझते हैं कि चैलेंजेस या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं फॉर इंडिया फॉर एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो क्या क्या हैं। पहला है कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट, मतलब कि जितना रिसोर्स हमें चाहिए उतना शायद हमें अवेलेबल नहीं है, और हम चाह के भी बाकी देशों को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। दूसरा है कि एग्जिस्टिंग सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, मतलब कि एक क्लैरिटी नहीं है। हमारे जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को और ज़्यादा क्लैरिटी लाना चाहिए, उसमें जो एम्बिगुअसनेस है उसको ख़त्म करना चाहिए। तीसरा है कि नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, मतलब इंडिया किसी भी देश के न साथ है ना अगेंस्ट है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं। तो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी भी कभी कभी इंडिया के अगेंस्ट काम करता है। अभी रिसेंटली जैसे आप देख लो कि यूक्रेन और रसिया के केस में इंडिया ने रसिया को के मतलब कि जो वोट हो रहा था रसिया के साथ, तो उसमें अब्सटेन किया। रसिया के इशू पे जब वोटिंग की बात हुई तो उसमें इंडिया ने अब्सटेन किया। तो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। चौथा है आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ओवरसीज डिप्लॉयमेंट, मतलब कि इंडिया बहुत पुराना देश है और बहुत पहले से हमारे रिश्ते चले आ रहे हैं। तो जब क्या हुआ था कि श्रीलंका में जब तमिल इशू था तो उसमें इंडिया ने अपने फोर्सेस डिप्लॉय किए थे, लेकिन इंडिया उस पूरे सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाया था। तो वही जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है ऑफ ओवरसीज डिप्लॉयमेंट ऑफ हम आवर ट्रुप्स वो सही नहीं रहा है अभी तक। तो इस बारे में इंडिया को बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत है। पांचवा है कि शिफ्टिंग यूएस पॉलिसी, मतलब कि यूएस पे कहीं ना कहीं भरोसा करना कई बार मुश्किल हो जाता है। यूएस क्वाड का भी पार्ट है, लेकिन यूएस पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया वो डाउट में रहता है कि हम किस लेवल तक यूएस पे रिलाई कर सकते हैं यूनिलैटरली। क्या यूएस हमारे साथ आएगा जब अगर मान लीजिए चाइना ने अटैक कर दिया, तो क्या यूएस हमारा सपोर्ट करेगा या वो बस देखता रह जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जब यूएस का बात करते हो आप। तो फिर नेक्स्ट है आपका नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। जैसा मैंने कहा कि ट्रेडिशनल थ्रेट्स तो हैं ही, साथ में नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी हैं जिसमें आपका आता है पायरेसी, मैरीटाइम टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग। तो अप्रोच का बात करें, अगर हम अप्रोच क्या होना चाहिए एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो पहला तो कि हमें हमारी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात हो या कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो तो हमारा जो पूरा फोकस है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरा कि हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो कि फैसिलिटेट करेगा कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और हम कैसे मूव ऑन या मूव अहेड करना चाहते हैं। तीसरा है कि नेशनल डिफेंस पॉलिसी। नेशनल डिफेंस पॉलिसी होने से क्या होता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट चेंज हो गई लेकिन नेशनल डिफेंस पॉलिसी तो सेम है ना, तो उसको पता होगा, नेक्स्ट गवर्नमेंट को भी पता होगा कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं, कैसे मूव ऑन करना चाहिए। नहीं तो गवर्नमेंट चेंज होने के साथ साथ कई बार हमारी पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाती हैं। चौथा है कि कोहेरेंट आईओआर स्ट्रेटजी, मतलब कि हमें जो एम्बिगुअसनेस है या जो भी वेगनेस है या कोई लैक है उसको हटाने की ज़रूरत है और हमें एक बहुत कोहेरेंट आईओआर स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। पांचवा है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, देखिए ये आइलैंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जियो स्ट्रेटेजिकली भी और हमारे नेवी के लिए भी। तो इस बात को समझते हुए हमें ज़रूरत है कि हम अपने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड के लोगों का भी विकास करें और आइलैंड का एज अ होल भी डेवलपमेंट करें। सिक्स्थ है आपका कैपेबिलिटी एनहांसमेंट ऑफ इंडियन ओशन रीजन नेशन, मतलब कि देखिए
कहीं ना कहीं जब मालदीव्स जैसे नेशन है या श्रीलंका भी है, वो इंडिया की तरफ देखता है। जैसे अभी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है तो इंडिया हेल्प कर रहा है श्रीलंका का। तो इस तरह से हमें इंडियन ओशन रीजन के नेशन, जो भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं या जो नेशंस हैं, उनकी खुद की कैपेबिलिटी भी बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि उनको चाइना की तरफ ना देखना पड़े और चाइना का जो रोल है इंडियन ओशन रीजन में वो कम से कम हो। तो इस तरह से हमने ये पूरा आर्टिकल, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।